एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा है कि आपके बाएं साइड पे एक तस्वीर नजर आ रही है, इसकी वजाहत करें। तो उनकी जो ख्वाहिश है या हुक्म है, सर आंखों पे इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां पे मेरा बेटा पढ़ता था। नाम है उसका महातिर मोहम्मद। ये मैंने मलेशिया के वजीर आजम से इंस्पायर होके अपने बड़े बेटे का नाम रखा था। आईआर में बड़ा अच्छा उसने बीएस किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, मेरे जीन्स थे ना उसमें। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए डिग्री लेने, तो यूनिवर्सिटी वालों ने, चूंकि मुझे जानते थे कि मैं खुद टीचर हूं, टीचर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे एजाज दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद अपने बेटे को डिग्री दें। तो ये जो बाएं साइड पे तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये मेरा बड़ा बेटा है महातिर मोहम्मद, और इसने आईआर में जो डिग्री ली इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, तो ये मैं उसको डिग्री दे रहा हूं। ये एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा, तो मैंने कहा कि उनको उनके सामने वजाहत कर दूं। पेट्रोल और डीजल, अब खबर हमारी यहां से शुरू होती है कि वो महंगा हो गया है। मैंने आपको बताया था ना कि ये 50 रुपए बढ़ाते हैं, 60 रुपए बढ़ाते हैं, बस डरते डरते नहीं है कि ये कोई डरते हो या इनको कोई गालियों का ख्याल हो या इनमें कोई गैरत हो या ये कहें कि लोग हमें गालियां देते हैं। इनको पता है, यानी जिनको ये पता है कि उनको वोट ही नहीं पड़े और वो हराम की तनख्वाह ले रहे हैं, हराम की मुराद ले रहे हैं और इस भूखी नंगी कौम से ले रहे हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को करते हैं। बात वहीं पे आ गई। रोजाना का 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए जो है ना वो पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, रात को भी बढ़ा, और जो है ना वो कीमतें उसी तरह ऊपर जा रही हैं। ये जो हमारा इलाका है, यानी जो हमारे पड़ोस में है, कहीं भी नहीं हो रहा, कहीं भी ये तमाशा नहीं लगा हुआ, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि इनको पता है कि ना यहाँ पे काकरोच पार्टी है, ना यहाँ पे बंगाली जवान है, ना यहाँ पे इंडिया की जेन जी है। तो लिहाजा जो मर्जी है हम करें। लिहाजा रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं या जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका मशकूर हूं। आज हो गई है जी 24 जुलाई 2026। जुलाई का एंड आ गया और दिन बड़ा मुबारक है जुमे का। अक्सर आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जुमे वाले दिन जरूर दुआएं किया करें, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने लिए, और अल्लाह पाक आपकी अर्जियां कबूल करे। किसी की तो कबूल हो सकती है, इतने लोग जो है ना वो खुदा के हुजूर झुकते हैं, तो जरूर जो है वो दुआएं किया करें। अब हम जो मुद्दे डिस्कस करेंगे कि एक बार फिर ये जो हमारे जर्नैल है ना, जब वो आर्मी चीफ बनते हैं तो उन पे वही का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कभी उन पे वही आती है, वो पूरे पाकिस्तान का एक सूबा बना देते हैं, 1 यूनिट। पूरा पाकिस्तान एक सूबा होता है। आपको पता होगा कि मगरबी पाकिस्तान एक सूबा था और इसके गवर्नर थे मलिक अमीर मोहम्मद खान, ठीक है, और मशरकी पाकिस्तान एक सूबा था। फिर इन पे वही आती है कि 1 यूनिट को तोड़ दिया जाए, फिर ये 1 यूनिट तोड़ देते हैं। तो इन पे अक्सर वही, जब ये आर्मी चीफ बनते हैं तो इन पे नाजिल होती हैं। अब जनरल आसिम मुनीर पे एक वही जो है वो फिर नाजिल हुई है और उन्होंने इसका इजहार कर दिया है। वो वही कौन सी है ये आपके सामने रखनी है। उसके बाद जो है ना एक जर्नैल हैं, बड़े मशहूर और मारूफ हैं, खुल के बोलते हैं। अभी तक पता नहीं इनकी पेंशन बंद हुई है या नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब की तो बंद हुई थी, वो जेल में भी गए थे, तो इनके साथ क्या मामला चल रहा है ये नहीं पता। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक किस्म की क़यामत ढाई है, वो आपके सामने रखनी है। और बिल्ली, वो एक मुहावरा है ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तो बिल्ली इस दफा थैले से बाहर नहीं आई। इस दफा एक बड़ा बूली कुत्ता, बड़े मुंह वाला, वो थैले से बाहर आया है, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर ये तो थी बकवास, ये खातून का किस्सा, लेकिन फिर असल बात भी आपको सुनानी है। अपने रोमांस का एक किस्सा आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उसमें असल बात क्या है वो मेरा ख्याल है आप उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे आजू बाजू, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हम बराह रास्त उससे मुतासिर होते हैं। इस पे कभी आपने गौर किया
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم نے عیاشیاں بھی کرنی ہیں، تو ہمارا جو انحصار ہے وہ بیرونی دنیا پہ ہے، ہمارا انحصار عربوں پہ ہے، ہمارا انحصار چین پہ ہے، ہمارا انحصار IMF پہ ہے، ہمارا انحصار ورلڈ بینک پہ ہے، اور ان کے پیچھے کون ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پھر ہمارا بازو جو ہے وہ مروڑا جاتا ہے کہ اب یہ کریں اور اب یہ کریں۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی تھی 3.5 سال میں جناب عمران خان کے دور میں کہ ہم تھوڑی جان چھڑائیں، تھوڑا سادہ، تھوڑی شلوار قمیض پہن لیں، تھوڑی پیشابی چپل پہن لیں، کمرشل فلائٹ میں سفر کر لیں، لیکن وہ جرنیلوں کو اچھا نہیں لگا کہ یہ ششکے جو ہے نا، ششکے پورے نہیں ہو رہے، 20 ارب کا جہاز، 11 ارب کا جہاز، پھر عمران خان کو، جناب عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، پیٹرول والی خبر میں نے آپ کو بتا دی، اس کے بعد ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے امریکہ نے، اور یہ پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اب نئے ہرمز میں اور باب المندب میں جن جہازوں کو نقصان پہنچ رہا ہے ایران کی وجہ سے کسی بھی قسم کا، تو وہ نقصان پورا کیا جائے گا کس سے؟ جو اثاثے منجمد ہیں ایران کے ان سے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں کس نے ڈالا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایران کے بہت سارے پیسے وہ ان کے پاس ہیں، بہت سارے ڈالرز ان کے پاس ہیں مختلف ممالک میں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کا پورا حساب کیا جائے تو یہ 300 ارب ڈالرز ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 200 ارب ڈالرز ہیں، لیکن بہرحال بڑے پیسے ہیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے انہی کو دیکھ کے کہا ہے، یعنی ان پہ بھی رال ٹپکانا شروع کر دیا ہے کہ کل کو اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں سے بھی کٹوتیاں کی جائیں اور جہازوں کی انشورنس وہاں سے جو ہے وہ ادا کی جائے۔ پہلی دفعہ انڈیا نے پاکستانی اسکرپٹ کو دہرایا ہے، اور اسکرپٹ کیا ہے؟ اسکرپٹ یہ ہے کہ جی ایک وردی والا ان کے بھی ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا، وہ جو کاکوچ جنتا پارٹی ہے، یہ جو احتجاج ہے اس کے پیچھے سوشل میڈیا ہے، اور اس کے پیچھے 400 جو ہے نا وہ سوشل اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہم سنتے تھے کہ شتر مرغ کا ریت میں سر دبانا، یا ہم یہ بھی سنتے تھے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر کی آنکھیں بند کرنا۔ تو اب یہ چونکہ ایک جیسے ملک ہے، ایک جیسا ان کا فیبرک ہے، ایک جیسی ذہنیت ہے، تو یہاں کا اسکرپٹ انہوں نے بھی چوری کر لیا ہے اور سارا مدعا ڈال دیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ۔ جن سٹوڈنٹس نے خودکشی کی، پیپر لیک ہوئے، یہ حقیقت ہے، سٹوڈنٹس باہر آئے، ان کو لوگوں نے جوائن کیا، اور بعض لوگوں کو دوسرے اس سے بھی تھے وہ بھی انہوں نے نکالا۔ تو بہرحال جو ہے یہ اب جو ہے نا وہ کاکول اکیڈمی کا اسکرپٹ انہوں نے چلا دیا ہے کہ 400 اکاؤنٹس ہے۔ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مخصوص لوگ ہیں جو افراتفری پیدا کر رہے ہیں، پیٹرول روز مہنگا ہو رہا ہے، ہوتا رہے، مہنگائی روز ہو رہی ہے، ہوتی رہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ ملک دشمن عناصر ہیں جو سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں ہمارے جیسے۔ بہرحال انڈیا نے بھی اس اسکرپٹ کو کاپی کیا ہے۔ جولائی میں یہ جو حکومت ہے یہ برقرار نہیں رہے گی، یہ سب سے پہلے لکھا تھا سہیل وڑائچ نے۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ آپ کو پتہ ہے کس کی زبان بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا حفیظ اللہ نیادی، حفیظ اللہ نیادی جناب عمران خان کے کٹر مخالف ہیں، حالانکہ سگے چچا زاد ہیں، بہنوئی ہیں، صاحب کا نورین نیادی کے شوہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے، یہ بھی ہو گیا۔ لیکن اب کس نے کہا ہے؟ اب کہا ہے روہیل اصغر۔ روہیل اصغر کی پوتی سے ابھی پچھلے دنوں جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ قریب ہیں، یہ قریب کیا، آپ دیکھیں کتنا رشتہ ہے شریف خاندان کے۔ لاہور میں کہا جاتا تھا کہ پوری نون لیگ ہار جائے گی، 2 بندے نہیں ہاریں گے، ایک روہیل اصغر اور ایک جو ہے خواجہ سعد رفیق۔ پی ٹی آئی نے ان کو بھی دھول چٹا دی، روہیل اصغر بھی ہار گیا، فارم 47 نہیں لیا، سعد رفیق بھی ہار گیا، اس نے بھی فارم 47 نہیں لیا۔ یہ اب کہتے ہیں کہ ملک چل رہا ہوتا ہے، چنگی بھلی حکومت چل رہی ہوتی ہے اور اچانک حکومت نہیں رہتی۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہاں اگلے پل کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب روہیل اصغر کہہ رہے ہیں 3-4 دفعہ MNA رہے ہیں، پھر انہوں نے 90 کی مثال دی کہ 90 میں یہی تھا، نواز شریف کی حکومت چل رہی تھی، الٹ دی گئی، بے نظیر کی حکومت چل رہی تھی، بے نظیر کی الٹ دی نواز شریف، پھر نواز شریف۔ تو اب وہ یعنی اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہے نا حکومت کو کوئی پتہ نہیں۔ اور وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک گلاس کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دے، صرف اور صرف پروٹوکول ہے، صرف اور صرف وہ ششکے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔
यानी राणा सनाउल्लाह ने कहा था ना कि मोहसिन नकवी की बड़ी मेहरबानी है जो वो वजीर दाखिला बने हैं, अगर वो चाहते तो वजीर आजम बन जाते, क्योंकि आर्मी चीफ के वो रिश्तेदार है। अगर पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ के रिश्तेदार हो तो पिंडी में एक बन रहा है रिंग रोड, उस रिंग रोड पे क्या हो रहा है, उस रिंग रोड के आजू बाजू कौन से लोग जो है ना वो सर्विसेज एरियाज ले रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। मामू कौन है, फिर मामू कैसे दिलवा रहा है चीजें, किस तरह रेवड़ियों की तरह बांट रहा है। और पहले रिंग रोड शुरू नहीं हुआ, पहले बयाने पकड़ लिए गए, पहले पैसे ले लिए गए कि ये तुम्हारा एरिया होगा, ये तुम्हारा एरिया होगा, ये तुम्हारा एरिया होगा, और तुम जितना चाहो मुसाफिरों को लूटो, हमें इतने पैसे दे दो। और पूरी पूरी पिंडी की जो इंतजामिया थी, ब्यूरोक्रेसी, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया मामू की फरमाइश पे। एक मामू बर्गर वाला बड़ा मशहूर है, सुना है कराची में, तो यहाँ तो मामू है, यहाँ भड़विये हैं, यहाँ पे दामाद हैं, ये सारा कुछ। वो एक लुगड़ फिर रहा है, वो दामाद आला, उसकी कोई खूबी, वो सदरा, उसकी कोई खूबी, या वो कोई पड़ा हुआ हो, लेकिन वो दामाद है। तो बहरहाल जहां पे रुहेल असगर कह रहे हैं कि जी गिलास उठाकर आप दूसरी जगह पे भी नहीं रख सकते, ये आपकी जो है ना वो टोटल हुकूमत है। अब आपको एक जो है ना वो अपना स्कैंडल सुनाना है, लेकिन असल बात भी आपको बतानी है। एक खातून से रहो रस्म बढ़े, तल्लुकात बढ़े, सिलसिला तो पर्सनल मैसेंजर से चला, बात तस्वीरों तक पहुंची, गिले दूरियों के हुए, आहें फुराक की भरी, रातें बातों में कटी, दिन ख्यालात में गुजरे, उम्मीद मिलन की लगी, तो फिर जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। शादी उनकी पहली चली नहीं थी, लगता था आशिकी चाल निकली है मेरे साथ। कोई पहुंच से दूर करे तो चोंचले कहलाते हैं, मन पसंद करे तो अदाएं बन जाती हैं। जी हो गया, अभी नहीं हुआ होगा। खातून ने अपने शहर बुलाया है मुझे, हम तो थे ही वही, तू सद के वेख मैं नसदी आमा, जुत्ती पामा ते काफिर आखी। हमारा तो ये हाल था कि जुत्ती भी नहीं पहनेंगे। जैसे वो शायर ने कहा था, तूने पुकारा तो लहू छूम उठा, तेरे आशिक तेरे जांबाज चले आते हैं। जी अब यकीनन हो गया। यहां तक तो थी बकवास, यहां तक तो थी ये सारी बकवास था। जैसे यूट्यूबर्स लगाते हैं थंबनेल और आपको लेते हैं घेर। अब करेंगे काम की बात, ये आपने सुन लिया, अब काम की बात सुने। सुहेल आफरीदी नाकाम नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा अफसोसनाक है। मिडिल क्लास वर्कर स्टूडेंट, एक सियासी तहरीक का लीडर, किसी मुल्क का सियासी मुस्तकबिल उससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए उस पर ज्यादा तनकीद नहीं की, लोग गिला भी करते थे, शायद संभल जाए, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोका कि अभी तनकीद न करो। अब सुहेल आफरीदी पर एक आजमाइश में वो नाकाम हो चुका है। फौज ने भी अपना काम कर दिया है, मालूम नहीं उसे कोई लालच दिया या खौफजदा किया, लेकिन बहरहाल फौज ने उसका डंग निकाल दिया है। उसकी सबसे बड़ी ताकत अवामी मकबूलियत खत्म कर दी है। अब आफरीदी यूथियों के रहमो करम पर है, जो उसके तख्ते उखाड़ने को तैयार बैठे हैं। सूबाई हुकूमत जब अपने वसाइल के साथ कोई जलसा करे और सूबाई सदर मकाम पर करे, पिशावर 5 अगस्त, तो नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपने अभी परसों देखा भोला रिकॉर्ड, वो जो वजीर तालीम बना फिरता है पंजाब का, जी कसूर से गाड़ियां भरकर नवाज शरीफ के जलसे में मुजफ्फराबाद ले गया। वो मखतूतुल हवास शख्स जिसको वजीर तालीम से इनकी मोहब्बत चेक करे, वो टकला, वो कसूर से गाड़ियां भर के मुजफ्फराबाद ले गया। पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, लिहाजा जलसे के बायकॉट की बजाय जलसे में सुहेल आफरीदी को
आईना दिखाने का तरद्दुद कीजिए। बेइज्जती वो होती है जो दुनिया देखे, तकलीफ वो जो महसूस हो। जो लोग कह रहे हैं वो जलसे का बायकॉट करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब जलसे में जाएं और आईना दिखाने की कोशिश करें सुहेल आफरीदी को और जुनेद अकबर को और बैरिस्टर गौहर को, इनकी बेइज्जती करें, लाइव करें, ताकि इनको कुछ महसूस हो। हम चलते हैं अगली खबर पे। खार जो जजायर है, ये जजीरा है ईरान का, वहां पे कब्जे का प्रोग्राम है। लेकिन एक बहुत बड़े तजिया निगार ने बड़ा खूबसूरत तजिया किया है। वो कहते हैं कि खार पर जो है कब्जे के लिए 1 लाख अमरीकी फौज को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। अब अगर 1 लाख अमरीकी फौज उतरती है तो आपका क्या ख्याल है कि कितने मारे जाएंगे? आपका क्या ख्याल है कि कितने जख्मी होंगे? और फिर आपका क्या ख्याल है कि कितने ताबूत वॉशिंगटन पहुंचेंगे? और जब ताबूत पहुंचेंगे तो अमरीकियों का रद्द अमल क्या होगा? और ईरान वो 10 लाख रजिस्ट्रेशन कर चुका है नौजवानों की। 1 लाख फौज उतर जाए, 10 लाख परवाने हों। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, उन्होंने तो खेल समझ रखा है वाकई, आग को और मौत को, तो ये मामला बड़ा खराब होगा। हाँ, वो हल ये बताते हैं कि जो बेरहम बमबारी हो रही है ईरान पे और अबनाए हुर्मुज मुसलसल बंद है, तो इसमें किरदार अदा कर सकता है चीन, क्योंकि कुछ दिन बाद चीन की मिशत की चूलें हिल जाएंगी और चीन ईरान को राजी करे कि वो अबनाए हुर्मुज कम अज कम जो है उसको खोल दे। ये तजिया एक बहुत बड़े तजिया निगार ने किया है और इसमें कोई शक नहीं है। बैरिस्टर साद रसूल बड़े खूबसूरत आदमी हैं, जितने खूबसूरत हैं उतने खूबसूरत ख्यालात के मालिक हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों को या हुक्मरानों को गलत फहमी है कि जेन जी वो इसी तरह रिएक्ट करेगी जिस तरह कर रही है, यानी कुछ नहीं करेगी। वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह पुरुम्मीद हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जेन जी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया में हो रहा है, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, ये बाहर आएंगे। ये जब घरों के हालात देखेंगे, अपनी माओं के, अपनी बहनों के, अपनी शादीशुदा बहनों के और अपने छोटे बहन भाइयों के ये हालात देखेंगे, जो कुछ हो रहा है, तो ये जेन जी लाजमी निकलेगी और अचानक निकलेगी। ये कहना है बैरिस्टर साद रसूल का। फयाज चौहान साहब टीवी पे नमूदार होते हैं, मैं तो हैरान हूं कि टीवी वाले इन जैसे लोगों को बुलाते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान वो अजीत दोवल से मिले, अजीत दोवल के जरिए RSS से मिले, और इसके अलावा उनके साथ इजराइल के साथ भी उनकी दुआ सलाम है। ये तो खैर यानी वो नवाज शरीफ की पता नहीं कौन सी हुकूमत थी, कोई कादरी साहब थे, अजमल कादरी, उनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की जमात से था और उन्होंने इजराइल का दौरा किया था। यूट्यूब पे मौजूद है, आप अजमल कादरी लिखें तो वो खुद बताते हैं कि जी हम गए थे इजराइल, गपशप हुई और जो है ना ये मामला नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो ये अब जो है वो फयाज चौहान ये कह रहे हैं कि जी फजलुर रहमान के तल्लुकात है। बहरहाल थाईलैंड गए थे और सुना है थाईलैंड में, आपको पता है मैं मजीद कुछ नहीं कहता। उसके बाद है जी ये लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी, ये कहते हैं कि जो कुछ करना है कर डालो, जो कुछ बाकी जो कुछ करना है कर डाले। पाकिस्तान का क्या करना है कर डाले, मार्शल लॉ लगाना है, टेक्नोक्रेट लाने हैं, कौमी हुकूमत लानी है, करना क्या है। और वो कहते हैं कि क्या आपने अयूब, ज़िया, याया, मुशर्रफ इनसे कुछ नहीं सीखा? यानी बहुत बड़ी मुद्दत है, तकरीबन 35-40 साल बनते हैं, इनसे आपने कुछ नहीं सीखा। आप सियासी जमात को, नापसंद सियासी जमात को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर देते हैं। PTI देख लें। और वो ये भी गिला करते हैं कि ना मेरी बात जर्नैलों ने मानी और ना मेरी बात PTI ने मानी। अब हमें तो नहीं पता कौन सी बात थी। वो कहते हैं कि जहां से खुशबू आ रही है वो एरिया तो खुला रखा हुआ है, लेकिन जिस एरिया से बदबू आती है उस पर आप तरपाल डाल देते हैं। जनरल साहब से पूछ लें बड़ा मुद्दबाना कि कहां से खुशबू आ रही है, पाकिस्तान के किस शोबे से खुशबू आ रही है, हमने भी लेनी है, हमें भी बताएं कि फलां शोबे से खुशबू आ रही है, हम भी उधर चले जाएंगे। हर तरफ बदबू का राज है, हर तरफ
अंधेरे का राज है, हर तरफ जुल्म का राज है, हर तरफ फसायत का राज है, तो कहां से आपको जो है वो खुशबू आ रही है? बहरहाल खालिद नईम लोधी ने इस निजाम को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है। अब ये भी काकूल की तरबियत याफ्ता है, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल है, आर्मी चीफ से एक स्टेप पीछे ये रिटायर हुए। अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो खालिद नईम लोधी की सुन लें। सियासत पीके पे इनकी मुकम्मल जो है वो गुफ्तगू मौजूद है। मैंने तो सिर्फ आपको टच दिया कि उन्होंने क़यामत ढाई है और कहा है जो कुछ करना है एक दफा कर डालें। हम चलते हैं अगली खबर पे। 95 साल कश्मीरियों ने डोगरा राज का मुकाबला किया। जब उन्होंने डोगरा राज के सामने शिकस्त नहीं मानी तो आप किस खेत की मूली हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, जो साहब का सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के स्पोक्समैन हैं, उनके बहुत करीब हैं। वो इनको वार्न कर रहे हैं कि आप कश्मीरियों के मामलात में न पड़ें। ये जो इलेक्शन है, जिस तरह 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पाकिस्तानी कौम ने अभी तक नहीं माना, इसी तरह ये जो आप इलेक्शन कराएंगे, चाहे वो 3 मरलों में कराएं, चाहे वो 4 मरलों में कराएं, तो वो उसको कोई नहीं मानेगा। ये कंवर दिलशाद साहब ने कह दिया है। और जिस तरह मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट में उठते बैठते हैं और उनके करीब हैं। हम मजीद जो है ना मुद्दे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे याद आ गया है कि खासकर जो मेरे बाहर के जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वो लाजमी चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आप व्यूज देख सकते हैं, आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम रोज चेंज हो रहा है, तो आप लाजमी जो है वो सपोर्ट करें। काफी अरसे से आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि बिल आखिर थैले से बिल्ली बाहर नहीं आई, बल्कि कुत्ता निकल आया है, और कुत्ता भी मूली। आपको याद होगा फजल रहमान को चाबी दी गई, 2-3 दिन पाकिस्तान में क़यामत बरपा रही। ठीक हो गया, जरा डॉट कनेक्टिंग करनी है। फिर हमने सऊदीया से कहा कि वो हमें 15 साल के लिए उधार तेल दे, 15 साल के लिए, ये भी ठीक हो गया। फिर हमने इतना बड़ा मुंह करके, जो मुशर्रफ ने नहीं कहा, जो अयूब ने नहीं कहा, इतना बड़ा मुंह करके हमने 10 अरब डॉलर्स मांग लिए अमेरिका से। ठीक हो गया। पस पर्दा क्या चल रहा है? इजराइल को तस्लीम करना। सारा ये जो गल्फ क्राइसिस है, ये जो अरबों के अड्डे तबाह हो रहे हैं, और ये जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है, अब वाज़े तौर पे ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया है डोनाल्ड जे ट्रंप ने कि सऊदीया वो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। बात खत्म, इजराइल को तस्लीम कर ले। अब आपको पता है कि हमारा दिफाई मुआहदा भी है, और वैसे भी वो खादिम हरमैन शरीफैन है। ठीक हो गया जी। सऊदीया तस्लीम करता है तो हम तो छोटे भाई हैं। यानी इस्लाम ने कबूल कर लिया इजराइल को सऊदीया का तस्लीम करना, कि इस्लाम ने तस्लीम कर लिया, क्योंकि वो इस्लाम के नुमाइंदे हैं या ठेकेदार हैं। हालांकि पूरी दुनिया उनकी हकीकत जानती है, आले सऊद की, वो असल में कौन है। तो ये जो है वो अब कुत्ता बाहर आया है कि इजराइल को तस्लीम करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इजराइल कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा वफादार टॉमी वो व्हाइट हाउस में पहले कभी नहीं आया हमारे लिए। जो अब डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये इजरायली कहते हैं। तो अब यहां से अंदाजा लगा ले। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदीया को कहा है तस्लीम करने के लिए, उसके नीचे जो है ना वो कमेंट में बड़ी खुशी का इजहार किया है इजराइल के एक वजीर ने। ये बड़ा जबरदस्त मंसूबा है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब वो जो सऊदीया को एटमी प्रोग्राम का जो झांसा दिया जा रहा है, वो भी इसी की कड़ी है कि हम आपको एटमी प्रोग्राम देंगे, सिविल हमारी निगरानी में होगा, आप एनर्जी पैदा करेंगे। इस चवल को पता ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये होता क्या है एटमी प्रोग्राम, ये किस तरह इनरिच होती है यूरेनियम, इसको किस तरह अफजुर्दा किया जाता है, इसको क्या पता। इस एप्स्टीन ज़ादे को इसको क्या पता। अमेरिकी सदर बन जाना कोई अक्ल कुल बन जाना तो नहीं होता ना, वो तो आपके हाथ में होता है, आप कितने % इनरिच करते हैं यूरेनियम को। इसको क्या पता कि जी हमारे मातहत होगा और आप सिर्फ एनर्जी पैदा करेंगे, और आप यही बात तो ईरान कह रहा है, उसके साथ तो नहीं हो रहा सऊदीया के साथ। तो बहरहाल जी मुख्तसर बात यह है, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने मांग लिए, 15 साल का अमेरिका से उधार तेल मांग लिया, और एंड पे क्या निकला, अमेरिका सऊदीया को कह रहा है कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले। सऊदीया बिल्कुल दीवार से ईंट निकलेगी, पीछे पीछे पाकिस्तान होगा।
और इसकी हमायत करेगा मौलवी फजलुर रहमान मदरसे के बच्चे, और वो जो चाबी दी गई, वो जो लड़वाया गया, तो फिर ये सारे तायरशन भी, ये आपको हदीसें भी निकाल के दिखाएंगे, ये आपको आयतें भी निकाल के दिखाएंगे कि इजराइल को तस्लीम करना वो ऐन इस्लाम है, बल्कि सवाब का काम है। जो जो तस्लीम करेगा उसको सवाब मिलेगा। हम चलते हैं अगली खबर पे। पाकिस्तानियों को अगर जेन जी को गैरत आए तो डिलीवरी बॉय जो है वो एहतजाज वालों को खाना दे रहे हैं, प्रॉपर उनको खाना मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, और एहतजाज में लोग शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बड़ी वायरल है कि जो डिलीवरी बॉयज हैं वो उनको खाना पहुंचा रहे हैं, और जो है ना एहतजाज में लोग मजीद अदाकार हो गए, सियासतदान हो गए, वो शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में कोई जो महक मलिक है उसका बेडरूम नाप रहा है, उसका जो वॉशरूम है वो देख रहा है कितना साफ है। साफियों की बात कर रहा हूं। खिलाड़ी वो कमेंट्रियों के पीछे पड़े हैं, कोई अपनी सालियों को क्रिकेट टीम में एडजस्ट करवा रहे हैं। अदाकार आप जानते हैं कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी से पैसे कमाते हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी को फे और चे बनाते हैं, और उल्टे सीधे स्क्रिप्ट के साथ ड्रामे करते हैं, नई नस्ल को खराब करते हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि कभी इन्होंने आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में कपिल देव इंडिया में बैठ के इमरान खान के इलाज की बात करता है, सुनील गावस्कर इमरान खान की बात करता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेग चैपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, वो इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट पहनता है, ग्रेग चैपल। हालांकि जब क्रिकेट खेलते थे ना, ये दो बड़े मुखालिफ थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। इमरान और ग्रेग चैपल एक दूसरे को डिसलाइक करते थे। इमरान बॉलर थे, ग्रेग चैपल बैट्समैन थे, और ग्रेग चैपल धोते भी थे जब बैटिंग करते। तो इनमें बड़ी जो है ना वो रहती थी, इनमें जो है ना नोक झोंक रहती थी। लेकिन आप वही ग्रेग चैपल वो इमरान के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको ना वसीम अकरम, ना वकार यूनुस, ना इंजमाम उल्लाह, बड़े बड़े दाड़े, बड़े बड़े तबलीगी जमातें, लेकिन ये आपको आवाज उठाते नजर नहीं आएंगे। जाहिर है माल का मामला है। अब मैंने जिक्र किया जो हमारी मेन स्टोरी है वो है वही की। जब आप आर्मी चीफ बनते हैं ना पाकिस्तान के, कोई भी हो, तो एक सिलसिला शुरू हो जाता है रूहानियत का, और आपका डायरेक्ट ऊपर जो है वो राब्ता हो जाता है, और आपको रंग बिरंगी जो है वो वही आप पे नाजिल होती है। सबसे पहले जनरल अयूब पे नाजिल हुई, और उन्होंने कहा कि अब बेसिक डेमोक्रेट्स जो सिस्टम है वो होगा। 80,000 टोटल बीडी मेंबर्स होंगे, 80,000, और वो वोट डालेंगे। ये उन पे वही नाजिल हुई। बहरहाल पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद याह्या खान पे वही जो है नाजिल हुई कि मैं सदर हूंगा और जुल्फकार अली भुट्टो वो वजीर आजम होगा, और मैं मशरकी पाकिस्तान को इस तरह जानता हूं जिस तरह हाथ की लकीरें होती हैं। ये वही ने बताया। फिर क्या हुआ, इसका भुट्टो का क्या हुआ, याह्या का क्या हुआ, आपके सामने। उसके बाद तशरीफ लाते हैं ज़िया साहब। वो कहते हैं मुझ पे वही नाजिल हुई है कि हमें जिहाद करना है रशिया के खिलाफ, और दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ देना है। जहाद शुरू हो गया, जर्नल अरबपति बन गए ज़िया साहब। C-130 में जो है ना आपको पता है हो गए। उसके बाद जो है वो आते हैं मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब पे वही नाजिल होती है कि अमेरिका की जंग में शामिल हो जाए। वो शामिल हो गए, 80,000 बंदा उन्होंने मरवा दिया, अरबों का नुकसान कर दिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खुद गाने गए, नाचे, और ये सारा कुछ हो गया, वो चले गए। बाजवा पे वही नाजिल हुई, बल्कि वो तो लिखी हुई, ये सहीफा था, ये अमेरिका से आया, साइफर की शक्ल में हुकूमत उल्टा दी गई। ठीक है जी। अब जनरल आसिम मुनीर पे वही नाजिल होती है कि आपने इलेक्शन चोरी कर लेना है। 2024 का चोरी कर लिया। लेकिन जो लेटेस्ट जो वही आई है, जिसको 24 घंटे गुजरे हैं, वो उन्होंने बयान कर दी है। इजलास होता है बहुत बड़ा, और इजलास में कहा जाता है कि पाकिस्तान का हल ये है कि इसके छोटे छोटे सूबे बना दिए जाएं, ये फरसूदा निजाम खत्म कर दिया जाए। किसी दौर में एक यूनिट की जो है ना वही थी, पूरे पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया, फिर 4 बनाए गए। अब छोटे छोटे सूबे ये 20 बनते हैं, 25 बनते हैं। ये जो ताजा तरीन वही है, जो लेटेस्ट वही है, वो ये नाजिल हुई है, ये फरसूदा निजाम है, लिहाजा छोटे छोटे सूबे बना दिए जाएं। अब यानी पहले जो 4 जर्नलों पे वही नाजिल हुई, उनका क्या नतीजा निकला, खालिद निंग लोधी ने बता दिया। इलेक्शन चोरी का क्या नतीजा निकला, इमरान खान बेचारा पिट पिट के कि न करें हुकूमत चेंज न करें, शौकत तरीन को भेजा बाजवा के पास कि हुकूमत चेंज न करें, मिशत धड़ाम से गिर जाएगी। वैसे भी वो मलंग आदमी है, दरवेश आदमी है,
اس کی بات جو بھی اس نے کہی وہ پوری ہوئی. معیشت کا کیا حال ہو گیا, 6.1 سے مائنس میں گروتھ چلی گئی, اس نے پہلے کہا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کیا وہی کا کیا کریں, اس پہ تو ہم نے یہ اب چھوٹے صوبے سیاسی جماعتوں کو بتا دیا گیا جو بلاول پھدکتا ہے, مرسوں سندھ نہ لیسوں, پنجاب والے سب کو بتا دیا گیا ہے کہ اب جو نیا نظام ہے وہ ہے چھوٹے صوبے, اور نیا نظام ہے ٹیکنوکریٹ حکومت, اور نیا نظام ہے جناب جنرل عاصم منیر صدر مملکت پاکستان. یہ نیا نظام ہے, اور باقی جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ فرسودہ ہے. کیا خود ہے, میں نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کیا, اس سب کو فرسودہ قرار دیا گیا ہے. بہرحال اب جو نئی وحی آئی ہے اس کے جو, کیونکہ یہ کل اتری ہے تو اب میچور ہونے میں کچھ دن لگیں گے کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں. تمام جو ہے وہاں پہ جو شرکاء تھے انہوں نے اس بات پہ واہ واہ کی. ظاہر ہے حمایت نہ کرتے تو سوٹے اور ڈنڈے کھاتے, تو انہوں نے اب یہ حل نکالا ہے کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں. کتا کنویں میں موجود رہے گا, ڈول آپ نکالتے رہیں. اب ڈول نکالے جائیں گے چھوٹے چھوٹے صوبوں سے. ایک دفعہ کتا نکال کے دیکھ لے, ہو سکتا ہے کنواں پاک ہو جائے, ہو سکتا ہے اس سے بدبو ختم ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ عقل والی بات پہ سوچا نہیں جائے گا اور غور نہیں کیا جائے گا. ایک بار پھر آپ کو جمعہ مبارک, اور اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.